तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, और आप सभी को, जो भी बच्चे आज पहली बार आए हैं, उन सभी को मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी क्लास चल रही है इसकी टाइम क्या है। क्लास 5:30 से 6:30 तक शाम में चलेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। यानी सप्ताह में 3 दिन आप सभी की क्लास चलेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। इस टाइम टेबल को आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लें। और जब भी मैं क्लास कर रहा हूँ करवाता हूँ, तो आप सभी को, मैं पिछले क्लास में भी बोला था, उसके भी पहले बोला था कि आप लोग को करना क्या है, हमेशा कॉपी और पेन लेकर ही क्लास करना है, नोट्स बनाते रहना है। अब कुछ बच्चे शुरुआत में मुझसे ये पूछ रहे थे कि पोल सेक्शन में उन्हें आंसर करना नहीं आता। तो बस मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको एक बार बता देता हूँ। जब भी मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो किसी को भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपके मोबाइल पर, तो जब भी मैं क्लास लेते रहूंगा तो उस वक्त आपको ये वाली स्क्रीन, जहां पर मैं 1 नंबर लिख रहा हूँ, ये वाली स्क्रीन दिखेगी। तो इसमें आपको पोल सेक्शन में जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो 3 बिंदुएं दिख रही है, जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सभी आप लोगों को दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस 3 बिंदु पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का, जहां पर मैं 2nd नंबर लिख रहा हूँ, ये वाली इंटरफेस खुल के आएगी। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ अगर देखो तो सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का जो दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसका काम क्या है, पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। तो जब भी मैं बोलूँ कि आप सभी को आंसर करना है तो आप 3 बिंदु पे क्लिक करोगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो ये 3 नंबर की स्क्रीन खुल के आएगी। यहाँ पर ऊपर आपको लिखा आएगा पोल्स, 1 पोल एक्टिव करके। तो अभी आपको ये नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने अभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब मैं पूछूंगा तब ये लिखा आएगा पोल्स 1 एक्टिव। तब आपको इस पोल्स पे क्लिक करना है, तब आपको एक क्वेश्चन खुल के आएगी जिसके 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी या डी। तो आपको ए, बी, सी, डी में जो भी सही लगे आप उस पे, उस ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर आपको बी सही लग रहा है तो आप बी पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखना नीचे की तरफ जो वोट लिखा हुआ है, ये वोट नीले कलर का हो जाएगा। और फिर आपको उस वोट पे भी क्लिक करना है। ये ध्यान देना, जैसे ही वो नीला होगा तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आपकी आंसर मेरे तक पहुंच जाती है। मुझे ये पता चल जाएगा आपने क्या उत्तर दिया है उस क्वेश्चन का। तो आप सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। आंसर करने के बाद क्या करना है, आपको बैक करना है। जब आप बैक करोगे तब तक आपको बैक करना है जब तक वापस से आपको ये वाली 1 नंबर की स्क्रीन ना दिखने लगे, क्लास वाली। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। अब आप सभी को पता चल गया होगा कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है। एक बच्चा बबीता देवी के नाम से जो है, उसने कहा है कि फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जिसके 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको आंसर करने के लिए क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की तरफ देखो 3 बिंदु है, अभी भी आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे ही आप इस 3 बिंदु नीचे देखो, दाएं तरफ होगी 3 बिंदु, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन खुल के आएगा, जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूँ। जब आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर मैं 3 लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको पोल सेक्शन में, यहाँ पर जो पोल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। और इस पोल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये 4 नंबर वाली इंटरफेस खुल के आएगी, जहां पर 4 विकल्प होंगे एक क्वेश्चन के। तो आपको जो भी उत्तर सही लग रहा हो, ए, बी, सी या डी, उस पर आप क्लिक करो। मान लो अगर सी आपको सही लग रहा हो तो सी पे क्लिक करना। और नीचे जो वोट लिखा हुआ है ये नीले कलर का होगा, तो नीले कलर पे क्लिक कर देना, तो आपका उत्तर मेरे तक पहुंच जाएगा। अब मैं होप करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, पहले रिवाइज करते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, उसको एक संक्षेप में दोहराते हैं। फिर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कुछ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपको पिछले क्लास में मैंने रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ाया। तो इसमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण थी जो आप सभी को ध्यान रखनी है। तो मैंने ये बताया अंत बिंदु के बारे में।
तो रेखा की अगर चर्चा की जाए या रेखा के बारे में आपसे पूछे तो आप लोग क्या कहोगे, रेखा में कितनी अंत बिंदु होती है? तो रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होती है। तो रेखा में अंत बिंदु नहीं होती है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, किसी भी रेखा में अंत बिंदु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों अंत बिंदुएं अनंत पे होती है, या मैंने ये बोला था कि आप रेखा को दोनों ही सिराओं से जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई निश्चित अंत बिंदु होती ही नहीं है। आप जितना मन चाहो उतना इसे बढ़ा सकते हो। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि रेखा में कितनी अंत बिंदु होती है, तो आप कहना रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होती है। अगर हम रेखा खंड की बात करें तो रेखा खंड में कितनी अंत बिंदु होती है? तो रेखा खंड के बारे में मैंने बताया कि एक रेखा का टुकड़ा होता है जिसमें दो अंत बिंदुएं होती है। जैसे यहाँ पर मैं बना के रखा हूँ एक रेखा खंड ए बी, तो इसकी ये वाली बिंदु ए और बिंदु बी, ये दोनों को क्या कहेंगे, अंत बिंदु। यानी दो बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो हमें रेखा खंड प्राप्त होती है, इसलिए इसकी दो अंत बिंदुएं होंगी। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, दो अंत बिंदु होगी किसी भी रेखा खंड में। अब किरण के बारे में, अगर किरण के बारे में आपसे पूछा जाए कि किरण में कितने अंत बिंदु होती है, तो किरण के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बिंदु से अनंत तक निकलने वाली किरण रेखा को किरण कहते हैं। मतलब एक बिंदु इसकी फिक्स होगी और दूसरी जो होती है वो अनंत तक बढ़ते जाती है। मतलब एक दिशा में हम बढ़ा सकते हैं इसको, जितना मन करे उतना। तो रेखा में मैंने क्या कहा कि दोनों ही दिशाओं से ये बढ़ेगी। रेखा खंड में दोनों ही बिंदु निश्चित होगी और किरण में एक ही दिशा में बढ़ेगी। आप अगर इधर की तरफ बढ़ाना चाहो तो आप इसे नहीं बढ़ा सकते। किरण में आप सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ा सकते हो। तो इसकी एक अंत बिंदु होती है, जहां पर मैं रेड करके मार्क कर रहा हूं, ये वाली इस किरण की अंत बिंदु होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सभी को ध्यान रखना है, रेखा में सर अंत वापस बिंदु समझा नहीं। सकते हो ये वाला? ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिख देना, मैं रिपीट कर ही दूंगा। तो अंत बिंदु के बारे में मैंने क्या कहा, रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होगी। रेखा खंड में क्या होगी, दो अंत बिंदु होगी और किरण में एक बिंदु अंत बिंदु होगी। तो अगर आप पिक्चर से देखना चाहो, समझना चाहो, तो आपको देखो, मैंने इस रेखा खंड की अगर बात कर रहा हूं जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, तो यह देखो बिंदु ए और बिंदु बी इस रेखा खंड की अंत बिंदु कहलाएंगी। तो इसमें कितनी अंत बिंदु दिख रही है, दो अंत बिंदु दिख रही है। किरण में यहाँ पर मैं रेड कलर का कर रहा हूं, ये अंत बिंदु है, इसलिए एक अंत बिंदु और जिधर की तरफ तीर का निशान बना हुआ है, इसे हम अंत बिंदु नहीं कहते, इसे हम जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें एक अंत बिंदु होती है, ये वाली। अब लंबाई की बात करते हैं, रेखाखंड और किरण की लंबाई। तो रेखा की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। अनिश्चित क्यों होती है? अनिश्चित इसलिए होती है क्योंकि मैंने आपको बोला कि किसी भी रेखा को जितना भी आप चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, तो इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसे आप कभी माप नहीं सकते। आप ये भी ध्यान देना कि आप इसे कभी भी माप नहीं सकते रेखा को, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। अब रेखा खंड की बात की जाए, अगर मैं रेखा खंड की बात करूं तो आपको क्या कहना है, इसकी लंबाई निश्चित होती है। निश्चित। जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट रखा है वो अपने आप को म्यूट कर ले, तभी मेरी आवाज सब तक पहुंच पाएगी। जो भी बच्चा रामविलास राजपूत के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे तभी मेरी आवाज सब तक पहुंच पाएगी। कोई भी बच्चा अगर अपने आप को अनम्यूट करता है तो मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अनिश्चित होगी रेखा की लंबाई और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी।
अनिश्चित को निश्चित को क्या कहेंगे? डेफिनिट और इनडेफिनिट, मतलब उसकी लंबाई फिक्स नहीं होगी। और किरण के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो इसमें भी मैंने कहा कि आप एक दिशा में से अनंत तक बढ़ा सकते हो। तो क्योंकि आप इसे क्या करते हो, एक दिशा में अनंत तक जब बढ़ा सकते हो तो इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होगी, आप इसे जितना मन चाहो उतना बढ़ा सकते हो, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी? अनिश्चित होगी, फिक्स नहीं होगी। तो आपने क्या सीखा कि लंबाई के बारे में, किसी भी रेखा की लंबाई अनिश्चित होगी, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी, और किरण की लंबाई अनिश्चित होगी। तो इसी से आपको ये पता चलता है लंबाई आप रेखा की नहीं माप सकते, और किरण की भी लंबाई आप नहीं माप सकते। आप लंबाई किसकी माप सकते हो? सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड की लंबाई माप सकते हो। अब बात करते हैं नाम की, इसे हम लोग नाम कैसे देते हैं। तो मान लो जैसे यहाँ पर मैंने रेखा लिखा ए बी, तो अगर मैं सिर्फ ए बी लिख दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ए बी लिखा हुआ है ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, या रे है, यानी रेखा है, रेखाखंड है, या किरण है? तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, ए बी के ऊपर एक लाइन बना के दोनों ही दिशा में आपको तीर का निशान बनाना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी है ये एक रेखा है। इसे आप बी ए भी लिख सकते हो, मतलब आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों ही सेम बातें होंगी। किसी भी रेखा को आप ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो। अगर पी क्यू लिखा हुआ है तो पी क्यू भी लिख सकते हो और क्यू पी भी लिख सकते हो। ध्यान ये देना है कि ऊपर में जो आप ये निशान बनाओगे उसके दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बनाना पड़ेगा। तो जब तीर का निशान बनाते हो तो उससे ये पता चलता है कि ये एक रेखा है, ये एक लाइन है। अब रेखाखंड की बात करें तो जैसे मैंने ए बी लिख दिया, तो फिर अगर मैं सिर्फ ए बी ऐसे लिखूं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेखा है या रेखाखंड है या किरण है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी के ऊपर बस इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। तो इससे क्या पता चला हमें कि ए बी क्या है? एक रेखा खंड है। इसकी दो निश्चित बिंदुएं हैं, इसलिए हमने इसके किसी भी सिरा पर तीर का निशान नहीं लगाया। आप इसे बी ए भी लिख सकते हो। आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों ही समान बातें हैं। ए बी की जी लंबाई होगी जो भी, बी ए की लंबाई भी उतनी ही होगी। मान लो आपको अगर मैं पूछूं ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो बी से ए की दूरी कितनी होगी? 5 ही सेंटीमीटर होगी। मान लो अगर मैं यहाँ बोलूँ ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बी से ए की दूरी कितनी होगी? ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों एक ही रेखाखंड है। तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही बातें हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि ए बी के ऊपर आपको एक लाइन बनाना है जिसके दोनों ही सिराओं पर कुछ भी आपको नहीं बनाना है, तीर का निशान नहीं रहेगा। अगर मैं किरण की बात करूं तो किरण में आपको क्या करना है, फिर से अगर मैं यहाँ पर सेम उसी तरीके से ए और बी लिखूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं ए बी लिखा, तो अभी क्या करेंगे, ए बी लिखने से तो पता नहीं चल रहा है कि ये किरण है, रेखा है या रेखाखंड है। तो आपको इसके फिर से ऊपर एक लगाना है इस तरीके से निशान, जिसके एक सिरा पर, यहाँ पर आप किरण को भी देखो तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से बनाया है किरण, एक सिरा पर तीर का निशान रहेगा। तो उसी तरीके से ए बी के ऊपर हम यहाँ पर एक सिरा पर तीर का निशान बनाएंगे। इससे जो भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट किया है अपने आप को म्यूट रखे। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि ए बी एक किरण है। राजीव राजपूत के नाम से जो बच्चा है अपने आप को बार बार वो अनम्यूट, अपने आप को म्यूट रखे, तभी मेरी आवाज आप तक पहुंच पाएगी। तो किरण को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हमने क्या किया, उसके एक सिरा पर तीर का निशान बनाया। इसमें आप ध्यान देना, जैसे मैं रेखा में क्या किया, ए बी और बी ए दोनों ही लिख दिया, रेखाखंड में भी ए बी और बी ए दोनों लिखा, समान बातें थी। लेकिन किरण में आप इसे ए बी या बी ए किरण नहीं लिख सकते, ये ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज
अगर आप सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हो, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी आवाज आप सब तक आ रही है क्या नहीं आ रही है। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, किरण को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप यही ध्यान देना कि किरण में आप ए बी और बी ए दोनों नहीं लिख सकते। यहीं पर आप सभी लोग गलती कर सकते हो। क्या करना है आपको, आपको देखना है कि तीर का निशान किस तरफ है। यहाँ पर आप देखो मैंने ए से बी की तरफ बना रखा है, यानी तीर का निशान बी पर है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए बी किरण, यानी ए से बी की तरफ। अगर मैं बी से ए की तरफ लिख दूं तो हमें ए पे तीर का निशान बनाना पड़ेगा। तो इस तीर का नाम क्या होगा, ए बी, और ए से बी की तरफ। आप में से कोई बच्चा अगर बार बार अपने आप को अनम्यूट करेगा तो मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। तो मैं ये बता रहा था किरण के बारे में। तो किरण को आप नाम कैसे दोगे, ए से बी की तरफ, यानी देखना है आपको कि तीर का निशान किसके तरफ लगा हुआ है। अब अगर इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई है, रेखा, रेखाखंड, किरण में अंत बिंदु के बारे में, लंबाई के बारे में, और इसका नाम कैसे देते हैं, तो आप सभी लोग क्या करो, आप सभी को अभी एक क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर, और सभी को क्या करना है, किसी को भी अपने आप को अनम्यूट करके कोई आंसर नहीं बोलेगा, और कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा। सभी को क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी और आपको एक क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में जाना है, पोल सेक्शन में जाना है। चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पोल सेक्शन में जाना है, और पोल सेक्शन में अब आपको दिख रहा होगा, उस सभी लोग उसका उत्तर दें। कोई बच्चा, मैंने बोला था चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं देगा। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग ट्राई करें, आप लोग क्वेश्चन देखें कि एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, रेखाखंड की बात की जा रही है, उसमें एक अंत बिंदु होती है, दो होती है, तीन होती है, या चार होती है। तो आपको जो भी सही उत्तर लग रहा है आंसर जरूर करें। अगर आप गलती भी करोगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ पर की है। सर जी दो होते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कोई भी बच्चा अपने आप को आंसर देने के लिए या कुछ भी, कभी भी पूरे क्लास के दौरान आप लोग कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करें। सभी लोग म्यूट रखें। शिव सिंह के नाम से एक बच्चा अभी भी है जो अपने आप को अनम्यूट रखा है। तो शिव सिंह के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर ले। गुड। तो काफी बच्चे उत्तर दे चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों के मैक्सिमम जितने भी उत्तर आए हैं वो सभी के उत्तर सही हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो ये कहा गया कि रेखाखंड के कितने अंत बिंदु हैं। तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया रेखाखंड के बारे में कि रेखाखंड क्या होती है, किसी भी रेखा का एक टुकड़ा है जिसमें दो अंत बिंदु होती है, मतलब दो निश्चित बिंदुएं होती है, ए और बी। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि रेखा में किसी भी सिरे पर अजीत कुमार के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट रखे। अजीत कुमार के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट कर ले। तो हमने ये कह रहे थे हम लोग कि रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होती है। तो इस तरीके से अगर रेखाखंड बनाए तो इसकी दो अंत बिंदुएं होती है, इसके कोई भी सिरे पर आपको
तीर का निशान नहीं दिखेगा, और तीर का निशान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, अंत बिंदु है। तो किसी भी रेखाखंड में दो अंत बिंदुएं होती है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दो अंत बिंदु होती है। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया नहीं। अगर आ गया तो आप सभी लोग यस लिखो, वाई, और अगर किसी को भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो। ठीक है, तो फिर से अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। फिर से आप लोग क्या करोगे, अभी फिर से आपको एक क्वेश्चन दिखेगी आपके स्क्रीन पर। आप सभी को जाना है चैट सेक्शन में, और चैट पोल सेक्शन में, कोई भी चैट में नहीं जाएगा, पोल सेक्शन में जाए, और पोल सेक्शन में सभी लोग उसका उत्तर देंगे। सभी लोग पोल सेक्शन में उत्तर देगा। तो फिर से अभी क्या हो रहा है, आपको एक क्वेश्चन दिख रही होगी। तो इसका सभी लोग उत्तर दें कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ये भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। अगर आप सभी को याद होगा तो आप लोग उत्तर कर पाओगे कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। या आप इस तरीके से सोच सकते हो कि एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। क्या एक बिंदु से मिलकर बनी होती है, दो बिंदु से मिलकर बनी होती है, तीन से, या अनगिनत या अपरिमित रूप से अनेक। कितने बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनी होती है, या कह सकते हो एक रेखा पर कितने बिंदुएं होती है। रामविलास राजपूत के नाम से जो बच्चा है वो चैट सेक्शन में उत्तर दे रहे हैं, आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और उत्तर करें। अगर पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना नहीं आता तो आप चैट सेक्शन में लिखकर बता दो, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। जो भी बच्चे उत्तर दे चुके हैं बस कुछ देर वेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जिस भी बच्चे का पोल सेक्शन नहीं आ रहा है ना, उनको क्या करना है, इस क्लास के बाद आप लोग को ये जो गूगल मीट का जो ऐप है इसको आप अपडेट कर देना। जैसे ही आप अपडेट करोगे प्ले स्टोर में जाके, तो फिर आपको ये एक्टिविटीज या पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो ये आप क्या करना, क्लास के बाद आपको करना है, अपडेट कर लेना अपने आप को। तो हमारी क्वेश्चन क्या थी, एक रेखा पर कितने बिंदु होती है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप सभी लोग ध्यान दोगे कि एक रेखा जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु बनाया, फिर यहाँ पर एक बिंदु बनाया, तो एक सीध में जितने भी बिंदुएं हैं अगर सभी को हम मिलाते जाएं, अनंत तक जितने भी बिंदुएं होंगी, अगर सभी को हम एकदम पास पास वाली सभी बिंदुओं को मिला दे, सभी बिंदुओं को मिला दे तो हमें रेखा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है, यानी असंख्य बिंदु होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होती है। एक बिंदु से मिलकर रेखा नहीं बनेगी, दो बिंदु से मिलकर रेखा नहीं बनेगी, तीन बिंदु से भी मिलकर रेखा नहीं बनेगी। कोई भी रेखा असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का, आप सभी लोग देख पा रहे हो, सही आंसर अपरिमित रूप से अनेक, इनफाइनेटली मेनी होगा। मतलब एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी अगर समझ में आ गया तो फिर से आप लोग चैट सेक्शन में जाओ और वाई लिख दो। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो काफी बच्चे यस लिख रहे हैं, मतलब आप सभी को ये भी समझ में आ गया कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है, एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो फिर से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से क्या होगा, आप सभी को स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। आपको क्या करना है, फिर से पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो क्या करना है, पोल सेक्शन में जाए, पोल सेक्शन में उत्तर दे। फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रही है।
आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में आंसर दें उसका। अब आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा। सेवा पाल के नाम से जो बच्चा है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चैट सेक्शन में कुछ भी ऐसा ना लिखे जो इस क्लास से संबंधित ना हो। अगर आप इस तरीके की चीजें इसमें लिखेंगे तो आपको इस क्लास से रिमूव भी किया जा सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग पोल सेक्शन में उत्तर दें। नीचे दी गई आकृति में से किरण पहचानना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 विकल्प दिख रहे हैं ए बी सी डी। आपको देखना है कि इन चारों में किरण कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, किरण कौन सा है। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाए, पोल सेक्शन में आंसर करें। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही चल गया और होगा। और अच्छी बात है कि जितने भी बच्चों ने उत्तर दिया है मैक्सिमम सभी के उत्तर सही हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो हमें पहचानना था कि इस ये चारों जो आकृतियां हैं इसमें से किरण कौन सा है। तो अगर आप सब, मैंने किरण, जैसे मैं पूछा किरण को पहचानना है तो आपको क्या करना है, देख सोचो कि किरण मैंने क्या पढ़ाया था। तो मैंने ये बताया था कि एक बिंदु इस तरीके से अगर हम बनाए ए बी, जिसमें एक बिंदु निश्चित हो और एक सिरे पर तीर का निशान बना हो, मतलब एक दिशा में इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे आकृति को किरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है जिसमें एक निश्चित बिंदु है और एक सिरा पर तीर का निशान बना हुआ है। तो जब भी आपको पहचानना हो तो आपको बस इतना ही देखना है कि किसके एक सिरा पर किरण तीर का निशान बना हुआ है। अगर एक सिरा पे तीर का निशान बना है तो वो किरण होगा। तो यहाँ आप देखो ऑप्शन ए को, तो आपको दिखेगा इसके एक सिरा पर तीर का निशान बना हुआ है और यहाँ पर तीर का निशान नहीं बना हुआ है एस पर, और टी की तरफ तीर का निशान बना हुआ है। तो इसलिए हम यह क्या कहेंगे, ये एक किरण है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन बी है जिसे मैंने जेके लिखा है, यह क्या है, इस आकृति का क्या नाम है, किरण, रेखाखंड या रेखा। आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखें, या मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं ए बी सी, आप बस ए बी सी लिखो। अगर आपको लगता है कि ये रेखा है तो आप ए लिखो, आपको लगता है कि ये रेखा खंड है तो आप बी लिखो, और आपको लगता है ये किरण है, मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बी वाली जो जेके फिगर ये वाली, ये रेखा है, रेखा खंड है या किरण है, ये आपको बताना। आप ए बी सी लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो आप चैट सेक्शन में लिखकर बताओ कि ये रेखा है, किरण है या रेखा खंड है। बी की रेखाखंड है, इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये एक रेखाखंड है। क्यों, क्योंकि इसके दोनों ही सिरे पे कुछ भी तीर का निशान नहीं बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है, ये रेखाखंड है। उसी तरीके से सेम सी भी जो है ये भी एक रेखाखंड है, इसके भी दोनों ही सिराओं पर कोई भी तीर का निशान नहीं बना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक रेखाखंड है यानी लाइन सेगमेंट है। और अगर ऑप्शन डी की भी बात की जाए तो ऑप्शन डी में आप देखोगे इसके दोनों ही सिराओं पर, एम पर और ओ पर, दोनों ही तरफ एक तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, इधर भी और इधर भी। तो दोनों ही सिराओं पर अगर तीर का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब इसे दोनों ही दिशाओं में हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो यह क्या है, एक रेखा है, यानी यह एक लाइन है या एक रेखा है। तो ये सारी बातें रेखा, रेखाखंड, किरण में इतना ही आपको पढ़ना था। तो अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो आप लोग चैट सेक्शन में जाएं और बस यस लिख दें, मुझे ये पता चल जाएगा आप सभी को ये बातें समझ में आ गई।
अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखा कितने प्रकार की होती है। जैसे मैंने पढ़ा कि रेखा, किरण और रेखाखंड, ये तीनों पढ़ा। तो अब रेखा में कितने प्रकार की रेखाएं होती है। तो रेखा बेसिकली दो तरह की होती है, एक प्रतिच्छेदी और दूसरी समांतर। जबकि मैंने यहाँ पर तीन चीज लिख रखा है, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत। या अगर इंग्लिश में देखें तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये तीनों क्या है। तो सबसे पहले देखें प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और समांतर रेखा क्या होती है। तो कोई भी रेखा अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है या मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहेंगे। तो जब भी दो रेखा किसी एक बिंदु पर, ध्यान देना मैंने क्या बोल रहा हूं, एक बिंदु पर, जब दो रेखा एक बिंदु पर मिलती है या एक दूसरे को काटती है तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। जैसे मैं अगर दिखाऊं तो आपको ये दिख रहा होगा, मेरे पास अभी दो पेन है। तो ये दो पेन को अगर मैं इस तरीके से रख दूं, आप सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस बिंदु पर, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये वाली बिंदु, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु कॉमन होगी, एक पॉइंट कॉमन होगी, मतलब उभयनिष्ठ होगी। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। तो कॉमन या उभयनिष्ठ कहने का क्या मतलब है, एक बिंदु ऐसी होगी जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित है। तो आप अगर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर दो रेखा बना रखा है, एक यू भी, जिसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, और एक एस टी। और ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। ये भी आप अपने कॉपी में लिख सकते हो कि जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद बिंदु। और आप ये भी देख सकते हो कि जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ यू भी रेखा पर भी स्थित है और बिंदु ओ एस टी रेखा पर भी स्थित है। तो जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, तो एक बिंदु ऐसी होगी जो दोनों ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर मैं अगर फिर से समझाऊं तो आप ध्यान देना, यहाँ पर एक बिंदु आपको दिख रही होगी, ये बिंदु ओ। तो ये ओ बिंदु जो है, ये वाली रेखा यानी यू भी और एस टी, ये दोनों ही रेखा पर ये बिंदु ओ स्थित है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा में क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, मतलब इस तरीके से स्थित होगी, ये दोनों को क्रॉस कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है या प्रतिच्छेदी रेखाएं। और एक बात क्या ध्यान रखना है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी, तो एक बिंदु ऐसा होगा जो दोनों ही पर स्थित है। मतलब एक बिंदु इस वाले पे भी स्थित होगा और इस वाले पे भी स्थित होगा, तो दोनों ही रेखा पर स्थित होगी। एक बिंदु ऐसी जरूर होगी, वन कॉमन पॉइंट होती है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं। अब जब प्रतिच्छेदी रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं तो देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा और भी किसी प्रकार की होती है क्या। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिख रखा था एक लंबवत रेखा के बारे में, यानी परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन प्रतिच्छेदी रेखा की ही एक प्रकार होती है। तो देखते हैं कि लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। तो जैसे मैंने बोला पहले अभी क्या, कि जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अगर दो रेखा एक दूसरे को इस तरीके से काटे, जैसे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं,
अगर इस तरीके से काट रही है तो हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है। और अगर ये ऐसे काटे, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। तो अगर 90 डिग्री का कोण बनाए, कुछ इस तरीके से स्थित हो, तो आपको क्या कहना है, ये प्रतिच्छेदी रेखा तो होंगी क्योंकि ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर 90 डिग्री पर काटे तो उसी का ये एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल प्रकार है। प्रतिच्छेदी रेखा का ही एक प्रकार है लंबवत रेखा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो समकोण का क्या मतलब हुआ कि जब दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बने, यानी 90 डिग्री का कोण जब बनेगा दो रेखाओं के बीच, तब हम क्या कहेंगे, ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। तो ये दोनों लंबवत रेखाएं कब कहलाएंगी, जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ए बी रेखा और एक्स वाई रेखा, एक्स वाई और ए बी। मैं अगर दिखाऊं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ए बी और ये एक्स वाई। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट भी रही है। तो जब काट रही है तो हम क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। अब प्रतिच्छेद में भी कैसा प्रतिच्छेद, तो ये दोनों 90 डिग्री पर काट रही है, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो समकोण पर काट रही है तो क्या कहेंगे, लंबवत रेखा, यानी परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, इसे हम लिखते कैसे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे इसे लिखोगे, ए बी, देखो ए बी यहाँ पर रेखा है नीचे, ए बी, और एक्स वाई को मैं दिखाऊं तो ये वाली है, फिर से आप देखो ये वाली एक्स वाई है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको दिखेगी, ये वाली एक्स वाई है जिसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, और ये ए बी है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, मतलब ए बी एक्स वाई पर लंब है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई ए बी पर लंब है। तो इसे आप दोनों ही तरीके से पढ़ के देखना, ए बी एक्स वाई पर लंब है और एक्स वाई ए बी पर लंब है। तो इसका मतलब हम इसे दो तरीके से लिखेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर जब काटेंगी तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, और प्रतिच्छेदी रेखा अगर समकोण पर काटेंगे तो उसे लंबवत रेखा कहेंगे। तो मैंने दो चीज पढ़ाया, अगर प्रतिच्छेदी रेखा आप देखो तो जो, अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी ऐसी दो रेखाएं अगर समकोण पर काटे तो उसे क्या कहेंगे, लंबवत रेखा, यानी परपेंडिकुलर लाइंस। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मैंने लिखने का तरीका बताया, ये आप ध्यान देना कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यानी ए बी एक्स वाई पर लंब है और एक्स वाई ए बी पर लंब है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आपको दो रेखा दे दे और आपसे पूछा जाए कि ये दोनों रेखाएं लंब है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना कि आपको दिखने में वो कैसा लग रहा है। हो सकता है कई बार आपको देखने में लगे कि ये लंब है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बना रहा हूँ ये दो रेखा, तो आपको लग सकता है कि ये दोनों रेखाएं लंब है, और आप कह सकते हो ये दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं। पर आपको क्या देखना है, अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके का निशान बनाकर दिया हो, मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ आप देखना, इस तरीके से, तभी आप कहोगे ये दोनों लंब है। अदरवाइज अगर मैं सिर्फ इस तरीके से बना दूं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों रेखाएं लंब है। अगर मैं जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ हरे कलर से, अगर आप इसके बारे में बताओ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ए बी और एक्स वाई लंब है। ये ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो दो रेखा लंबवत रेखा तभी कहेंगे, तभी हम कहते हैं जब वहां पर कुछ इस तरीके का साइन बनाया रहे, दो रेखा के बीच इस तरीके का एक सिंबल बनाया रहेगा, तभी आप कहोगे ये दोनों लंबवत रेखा है। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी, प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा का एक प्रकार लंबवत रेखा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो आप लोग यस लिख दो, वाई मतलब आप सभी को समझ में आ गया। तो अगर वाई लिख दोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि हमारी समांतर रेखा क्या होती है।
ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक अपना देखते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। गौरव गिरी के नाम से जो बच्चे हैं, आपने एन लिखा है। आपको जो भी डाउट है वो चैट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं वो फिर से आपको बता दूँ। आपको अगर कुछ भी बात अगर नहीं समझ में आए, डाउट नहीं, आपने एन मतलब क्या लिखा है, आपको डाउट नहीं है या समझ में आ गया, अगर आप चैट सेक्शन में क्लियरली लिखकर बता दें। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी समांतर रेखा क्या होती है। तो समांतर रेखा जैसे ही मैंने कहा, प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी, मतलब ऐसी दो जो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी शायद आप सभी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। अगर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप बता दो। नो सर। ठीक है, आप बस कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ओके सर, ओके। कुछ सेकंड आप मुझे दें, फिर आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे अप्रतिच्छेदी रेखा। मैं और जूम कर देता हूं, आप सभी को और क्लियर दिखेगी। अब सभी दिख रही होगी आप सभी को? ठीक है, तो हम ये सर, पढ़ने वाले, प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कोई भी रेखा, जैसे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। आप देखो, अगर कोई भी दो रेखा अगर एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करे तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब एक दूसरे को काट दे, तो अगर काट के गुजरे तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर मेरी पेन आप सभी को दिख रही होगी ना, तो पेन को देखो ध्यान से, अगर इस तरीके से स्थित है तो क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। आप अपने डेली लाइफ में अगर देखना चाहो तो आप प्रतिच्छेदी रेखा से मिलता जुलता एग्जाम्पल कहाँ पर देख पाओगे? तो आप रोड देखते हो, कई बार आपको रोड दिखता होगा एक दूसरे को क्रॉस करके गुजरते हुए, तो उसे आप प्रतिच्छेदी कर सकते हो। या आप यस सर, यस सर। या आप कैंची देखते होगे, सीजर, तो सीजर में भी दो रेखा दिखती होगी जो एक दूसरे को काट के गुजर रही है, तो यस उसे सर। तो उसे भी हम कह सकते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि कैंची में या सीजर में जो दो उसकी भुजाएं हैं वो क्या है? रेखा है, बट मैं उसे एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूं कि क्या है, अगर दूसरे को काट रही है तो उसी तरीके से प्रतिच्छेदी रेखा भी एक दूसरे को काटती है। अब हम देखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो पिछले क्लास में अगर आप सभी को याद होगा, तो मैं जब संरेख और असंरेख पढ़ा रहा था, तो असंरेख पढ़ाते हुए मैंने ये बताया कि जो भी संरेख नहीं होगा वो असंरेख होगा। तो उसी तरीके से अप्रतिच्छेदी क्या होगा? तो जो भी प्रतिच्छेदी नहीं होगा वो अप्रतिच्छेदी होगा। मतलब जो भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं। मतलब अगर जैसे मैं कह रहा था प्रतिच्छेदी में एक दूसरे को ऐसे काटेगी, तो अगर कभी कोई ऐसी रेखा हो जो कभी एक दूसरे को काटे ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी। और जो भी रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। मतलब कुछ इस तरीके से स्थित होगी, मतलब एक दूसरे को कभी भी वो काटेगी नहीं। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा दिख रहा यहाँ। है, दिख हाँ, रहा यहाँ पर जो मैंने बना रखा है, यहाँ पर आपको दो रेखा दिख रही होगी, ए बी और एक्स वाई। तो ये दोनों रेखा को आप कितनी ही दूर तक बढ़ाओ, आपको पता है रेखा है तो आप इसे अनंत तक बढ़ा सकते हो, तो आप कितना भी इसे बढ़ाओगे तो आपको दिखेगी कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट यानी काटेगी नहीं। मैं इसे बढ़ा के अगर दिखाऊं तो आपको दिखेगा, मैं अगर इस तरह से बढ़ाते जाऊं, कहीं भी बढ़ाऊं, तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेंगे नहीं। तो अगर दो रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। है। कैमरा गलती से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जब भी दो रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, कभी नहीं काटे, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। जैसे मैंने एक चीज बताया परपेंडिकुलर यानी लंबवत रेखा में, कि एक सिंबल आपको देखना है कि जब वो सिंबल बना रहे तभी हम कहेंगे लंबवत है। उसी तरीके से समांतर रेखा में भी देखो, मैंने ये दो तीर का निशान बना रखा है जो पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर मैं ये दो रेखा अगर इस तरीके से बना दूं तो ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, यानी समांतर है या नहीं है। तो ये हम तभी कहेंगे
समांतर है या नहीं है जब हमें इस पर एक दो तीर का निशान बना के दिया रहे। अगर इस तरीके से बना के दिया रहेगा तब हम कहेंगे ये ए बी और पी क्यू ये दोनों रेखाएं समांतर है। अगर ये इस तरीके से दोनों पे तीर का निशान नहीं बनाया हुआ है तो हम कहेंगे ये दोनों समांतर नहीं है। ठीक है, तो इस पे रिलेटेड, इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन भी आएगा कि ये दोनों समांतर है या नहीं, तो आपको ये देखना होगा कि तीर का निशान बना हुआ है या नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखाएं क्या होती है, मतलब एक दूसरे को कभी भी वो काटेगी नहीं। तो आप सभी लोग चैट सेक्शन में जाओ और मुझे अपने डेली लाइफ में कभी भी आप अगर समांतर रेखा की तरह आप क्या देखते हो ये मुझे लिखकर बताओ चैट सेक्शन में, या आपने डेली लाइफ में समांतर रेखा से मिलता जुलता क्या चीज देखा है। इंग्लिश में समांतर रेखा को पैरेलल लाइंस कहते हैं। अगर दो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, ट्रेन ट्रैक। काफी लोगों का आंसर आ रहा है कि ट्रेन ट्रैक। तो ट्रेन का जो पटरी होती है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो उन दोनों के बीच दूरी हमेशा समान होती है। तो यहाँ पर अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला चीज प्रतिच्छेदी रेखा, दोनों एक दूसरे को काटेंगी। प्रतिच्छेदी रेखा का ही एक प्रकार पढ़े लंबवत रेखा, जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, और अप्रतिच्छेदी यानी समांतर रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करे, कभी नहीं काटेगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा में एक चीज और ध्यान देना, बस एक चीज और आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कि प्रतिच्छेदी रेखा में आप कभी भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी अगर मापो तो दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लूं ए बी और पी क्यू, तो इसके बीच की आप दूरी देखो तो हमेशा ये दूरी समान होती है। अगर आप मैं उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो आपको दिख रहा होगा अभी आपके स्क्रीन पर एक रेलवे ट्रैक मैंने बना रखा है, एक ट्रेन की पटरी। यस सर, दिख रहा है। तो ये ट्रेन की पटरी में आप ध्यान दो तो क्या होता है, ट्रेन की पटरी के बीच के डिस्टेंस दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है, कभी बदलती नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, दो समांतर रेखा के बीच के डिस्टेंस दूरी हमेशा समान होती है। तो क्या क्या बातें आपको समांतर रेखा में ध्यान रखनी है। पहली बात कि समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं, आप कितना भी उसे आप बढ़ाओ तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, मतलब उन दोनों के बीच की दूरी कभी ना बढ़ेगी ना घटेगी, समान डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। जो ही बच्चे को इंग्लिश में जानना था मैं उनके लिए बोल दे रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने प्रतिच्छेदी रेखाएं बताया कि दो प्रतिच्छेदी रेखा में एक पॉइंट कॉमन होती है, और आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि दो समांतर रेखा में कितने बिंदु कॉमन होंगे, मतलब कितने बिंदु ऐसे होंगे जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित होगी। आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। समांतर रेखा के बारे में मैंने पूछ रहा हूं, समांतर रेखा में कितने बिंदु ऐसी होंगी जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित है। समांतर रेखा के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि समांतर रेखा में कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो, अगर मैं ये बोलूं प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा में आपको दिखा कि एक पॉइंट, आप यहां से देखो, आपको फिर से एक स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने तीनों ही तरीके के रेखा को बना रखा है, ये आप सभी को दिख रहा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा और समांतर रेखा। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में मत लिखे, मैं समझा दे रहा हूँ। प्रतिच्छेदी रेखा को अगर देखो तो इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर देखो एक बिंदु O ऐसी है जो इन दोनों ही रेखाओं पर स्थित है। तो प्रतिच्छेदी रेखा में हमने क्या कहा, एक बिंदु ऐसी होगी
जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित होगी, एक कॉमन पॉइंट होगी। सभी लोग इस चीज को लिख लें। और लंबवत रेखा क्या होती है? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं की एक टाइप है, तो इसमें भी एक बिंदु ऐसी होगी जो दोनों ही रेखा पर कॉमन है, यानी एक पॉइंट कॉमन रहेगा। और अगर मैं समांतर रेखा की बात करूं, जो मैं अभी आप सभी से पूछ रहा हूं, तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और इसे मैंने नाम दे दिया एक्स वाई। तो आपको ये पता है कि मैं जब ए बी को बढ़ाते जाऊं और एक्स वाई को बढ़ाते जाऊं, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी या कहीं भी जाके एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो एक भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में कॉमन हो। कोई भी आप एक ऐसा बिंदु बता नहीं सकते जो दोनों ही रेखा पर स्थित है। अगर मैं बताऊं ये जो बिंदु P है ए बी रेखा पर स्थित है, तो वो एक्स वाई पर नहीं स्थित होगी। अगर मैं बिंदु M की बात करूं जो एक्स वाई पर स्थित है, तो वो ए बी पर स्थित नहीं होगी। तो कोई भी अगर मैं बिंदु की बात करूं, अगर वो ए बी पर स्थित है तो वो एक्स वाई पर स्थित नहीं होगी, और अगर एक्स वाई पर स्थित है तो वो ए बी पर स्थित नहीं होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा में एक भी बिंदु कॉमन नहीं होगा, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूं, आप सभी लोग अब कॉपी में लिख लें। प्रतिच्छेदी रेखा में एक बिंदु कॉमन होगी और समांतर रेखा में एक भी बिंदु कॉमन नहीं होगी। और एक चीज ध्यान रखना, समांतर रेखा में हमेशा दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई, तो आप सभी लोग बस चैट सेक्शन में यस लिखो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जो भी बच्चे मुझे इंग्लिश के लिए पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता दे रहा हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं में वन पॉइंट कॉमन होंगी। देयर इज वन पॉइंट कॉमन इन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस। तो आप ये लिख सकते हो, देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइंस। और क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। क्या बोला मैंने? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल एंड देयर इज नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई है। तो अब क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि मैं हर दिन आप सभी को होमवर्क देता हूं। तो अब क्या करना है, आप सभी को ये वाली बुक दिख रही होगी, अवंती वाली बुक आप सभी को अगर दिख रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखें। सर हमारे बुक में अलग है। ठीक है, तो जिसके भी बुक में ये वाली एक्सरसाइज नहीं होगी, हो सकता है आपके पास दूसरी वाली वर्कबुक हो, संकल्प वाली, तो आप सभी को ये वाली बुक जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आप सभी को मिल जाएंगी कुछ ही दिनों में। और अभी के लिए आप क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपका होमवर्क क्या है, आप लोग को जिनके पास भी ये बुक है पहले वो सुन ले, जिनके पास भी ये बुक है तो आपको जाना है, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना था, वो तो पिछले एक्सरसाइज का था, पिछले दिन का होमवर्क था। तो अभी क्या करना है, आप सभी को जाना है कंसेप्ट नंबर 6 पर। जिसके पास बुक है वो देखे कंसेप्ट नंबर 6 आपका कहाँ है। पेज नंबर हो सकता है कि अलग हो आपका, ये देखो यहाँ पर होगा कंसेप्ट 6 में रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी, लंबवत और समांतर रेखाएं। तो आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट 6 पर जाना है और आप सभी लोग नोट कर लो या टिक मार्क कर लो कि आपको बनाना क्या है, प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2। तो जिनके पास भी ये बुक है वो सभी लोग लिख लें, प्रश्नावली 6.1 एंड 6.2 आप सभी को बनाना है। और जिसके पास भी ये बुक नहीं है, अब तक जिसके पास नहीं पहुंची है, तो आप लोग क्या करो, मैं जूम कर दे रहा हूं अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताएंगे सभी लोग, चैट सेक्शन में लिखकर बताओ। 6.1 एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन है। हाँ हेलो पंकज सर, एक बार रोकना चाहूंगी, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, कैन यू प्रेजेंट अगेन? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओ।
मुझे तो लगता है मेरी स्क्रीन दिख रही है। सर दिख रही है। दिख रही है मैम, प्रवीण, दिख रही है मेरी स्क्रीन। ठीक है, आपको दिख रही है दिख रही फाइन, अगर बच्चों को दिख रही है तो। दिख रही है। मैं और जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग क्या करो इसका, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नावली 6.1 का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नीचे कर दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लिया हो जाए तो आप लोग बता देना। सर आप जो भी बोल रहे हैं बच्चे बताएं। आप लोग चैट सेक्शन में लिख कर भी पूछ सकते हो मुझसे। अरे अच्छा, पूछो, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो सर, हाँ बोलिए, आपका क्या डाउट मेरा है? चार्ट सेक्शन नहीं खुल रहा है। अगर चैट क्या डाउट है आप पूछ लो अपना। सर मैसेज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको जो डाउट है आप पूछ लो, आप मैसेज में नहीं पूछो, आप बोल के पूछ लो। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही? मैं सभी बच्चे तो बोल रहे हैं कि मेरी स्क्रीन दिख यस रही सर, है। दिख रही है नो सर। हमको तो आप दिख क्या रही है कर सर। सकते हो, आप एक बार, हाँ तो आप क्या कर, हाँ सर, हमें जिसको दिख भी रही मेरी है। स्क्रीन नहीं दिख रही है हो सकता है कि आप, ठीक है, अब अपने आप को कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। तो जिसको भी नहीं दिख रही है हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। आप लोग क्या करो, एक बार लॉग आउट करके फिर से आप ज्वाइन करोगे तो आपको दिखने लगेगी शायद। तो आप लोग का ये स्क्रीनशॉट भी सर अगर अभी लेना कितने हो गया, अब हम ना अपना क्लास को बस खत्म करने वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप सभी लोग। तो हमें प्रश्नावली 6.1 एंड 6.2 बनानी है। और जिनके पास है ये पुस्तक उन्हें स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, जिसके पास नहीं है बस वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगर आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया तो आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बता दो। सर ले लिया। बस एक इतना है, और बस इसका आप ले लो, इसका भी ले लो जल्दी से, फिर एक स्क्रीनशॉट और आपको लेना होगा। बस इसका ले लो, इतना ही लास्ट है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है। बस इसका ले लो, आपका हो जाएगा। सर आज का होमवर्क सिर्फ 6.1 और 6.2 है ना? जी, आज का होमवर्क आपका 6.1 एंड 6.2 है। 6.1 और 6.2 के सभी एक्सरसाइज कर लेंगे आप लोग। और आपका नेक्स्ट क्लास कब होगा? आप सभी का नेक्स्ट क्लास आप सभी को पता है, अब मंडे को होगा। यस सर, थैंक यू। सर 6.1 करके लाना है। 6.1 एंड 6.2, तो आप सभी का नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा 5:30 से 6:30 तक। सर क्लास का टाइम चेंज हो सकता है? क्लास का टाइम चेंज आपको, क्लास का टाइम तो अभी 5:30 से 6:30 ही चलेंगी। आपको कोई दिक्कत है 5:30 से 6:30 में? यस सर, हम लोग ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाते सर जी हो? मैं फिलहाल अभी ट्यूशन में ही हूँ। वो बताए वो दिख गया, दिख गया। तो आप सभी को क्या करना है अब, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।